Hello everyone. Today we are going to discuss Unit 2 of Project Management and Entrepreneurship, which is Entrepreneurial Idea and Innovation. तो पहले हम बात करेंगे कि इनोवेशन क्या होता है बेसिकली। इनोवेशन किसी भी आइडिया का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसकी वजह से हम नए गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग गुड्स या सर्विसेज होती हैं उनको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। इनोवेशन को हम बेसिकली वैल्यू सिस्टम के जैसे भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो पॉजिटिव आउटकम होता है वो डिराइव करते हैं फ्रॉम द इन्वेंटिव एक्ट। किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट मिले और उसकी ग्रोथ हो। जो ट्रू इनोवेशन होता है वो बेसिकली जो हम नॉर्मली करते हैं उससे कुछ एडवांस करते हैं हम ट्रू इनोवेशन में। जैसे कि अगर हम कुछ नया बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हम इनोवेट कर रहे हैं वो कुछ नया हो, वो वैसा भी हो सकता है कि जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको इम्प्रोवाइज़ करें ताकि जो उनकी यूज़फुलनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो एनहेंस हो जाए। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। पहला है क्रिएटिव डेवलपमेंट। किसी भी इनोवेशन के लिए क्रिएटिविटी सबसे ज़रूरी होती है। अगर हमने कुछ बनाना है, कुछ इनोवेट करना है, तो उसके लिए हमें बहुत क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। दूसरा है परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कि अगर हम कुछ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें उसे कॉन्टीन्यूसली इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके इनोवेशन के थ्रू। थर्ड है रीइंफोर्सिंग योर ब्रांड, कि अगर हमारा ब्रांड वेल एस्टेब्लिश्ड है तो हमें उसको रीइंफोर्स करते रहना चाहिए ताकि जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। चौथा है मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, कि इनोवेशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कुछ हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं हम उनको इम्प्रोवाइज़ करें और उनको बेहतर बनाएं। द फिफ्थ वन इज़ रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिशन, कि इनोवेशन की हेल्प से किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये देख सकते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो क्या नया लेकर आ रहे हैं। द सिक्स्थ वन इज़ हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोप्स हैं, टूथपेस्ट हैं, दे हैव वैराइटीज़, बहुत सारे ब्रांड्स की ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में एक एडवांटेज मिलता है कि जो वो सेल हो रहा है वो एक पॉजिटिव एक्सपोजर दे कंपनी को। अब होती हैं ये टाइप्स ऑफ इनोवेशन। हमारे पास 5 टाइप के इनोवेशन है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन, कि जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है हम उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसमें हम टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं हम उसको इनोवेट कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जो कि खुद से एक इनोवेशन है, लेकिन उसकी हेल्प से जो बाकी इनोवेशंस हैं दूसरे फील्ड्स में वो भी हो रही हैं। द थर्ड वन इज़ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चैनल्स हैं, उनको यूज़ करके एक पॉसिबल बिजनेस मॉडल बना रहे हैं जिसकी वजह से हम जो कस्टमर वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, कि अगर हम जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, उनको शेयर कैसे कर रहे हैं, उनके लिए भी जो इनोवेशन होता है वी कॉल इट एज ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। द फिफ्थ वन इज़ प्रोसेस इनोवेशन, कि जो हमारी प्रोडक्शन है, डिलीवरी है, या फिर कस्टमर इंट्रैक्शन है, उसमें हम कैसे पॉसिबल इनोवेशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है और जो इफ़ेक्टिवनेस है एग्जिस्टिंग मेथड्स की वो इम्प्रूव हो। Now, on the basis of degree of novelty of the market and technology, innovation is classified into 4 types. The first one is incremental innovation, the second one is disruptive innovation, the third one is architectural innovation, and the fourth one is radical innovation. Talking about the first one, जो कि है incremental innovation, इसमें हम बेसिकली जो existing technology है उसको यूज़ करके जो
जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हम उसको यूज़ करेंगे टू इंक्रीज़ द वैल्यू टू द कस्टमर्स। जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम उसके फीचर्स को एनहांस करेंगे, उसके डिज़ाइन को चेंज करेंगे या और भी कुछ। दूसरा है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। इसको बेसिकली हम स्टेल्थ इनोवेशन भी बोलते हैं। इसमें हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, या फिर नई प्रोसेसेस जो होती हैं हम उनको अप्लाई करते हैं टू द कंपनीज करंट मार्केट। द थर्ड वन इज़ आर्किटेक्चरल इनोवेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि हम लेसन्स ले रहे हैं, स्किल्स ले रहे हैं, या फिर ओवर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और उनको अप्लाई कर रहे हैं टू अ डिफरेंट मार्केट। द फोर्थ वन इज़ रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, सर्विसेज या फिर बिजनेस मॉडल्स, जिसकी वजह से जो एंटायरली न्यू मार्केट्स हैं वो ओपन अप हो पाएँ। अब है द आइडिया जनरेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम आइडिया जनरेट कैसे करें या फिर आइडिया जनरेशन होता क्या है। तो आइडिया जनरेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। हम क्रिएट कर रहे हैं, चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम आइडियाज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं विच आर एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और विजुअल। आइडिया जनरेशन किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। ये बेसिकली फोकस करता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया जनरेशन है वो बैकबोन होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट होता है मार्केटिंग टीम्स के लिए। अब है द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन, कि जो आइडिया है हम उसको जनरेट कैसे करें, उसको जनरेट करने का प्रोसेस क्या है। पहला है इनेबल, कि हम ये देखें कि जो हम इनोवेशन कर रहे हैं हम एक राइट फील्ड चूज़ करें कि हमें इनोवेशन किस फील्ड में करनी है। दूसरा है डिफाइनिंग, कि हमने देख लिया कि हमने किस फील्ड में इनोवेशन करनी है, फिर हमने एरिया डिफाइन करना है कि हमें उस इनोवेशन में पर्टिकुलरली क्या लेना है। द थर्ड वन इज़ इंस्पायरिंग, कि हमें कुछ थॉट्स सर्च करने हैं या फिर जो दूसरे एरियाज़ हैं उनसे इंस्पायर होकर हमें ये देखना है कि हम अपने आइडिया को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज़ सिलेक्टिंग, कि जो हमने आइडिया जनरेट किया है हम उसको इवेल्युएट करेंगे उसको और बेहतर बनाने के लिए। द फिफ्थ वन इज़ ऑप्टिमाइजिंग, कि जो हमने आइडिया सोचा है, जो हमारा इनिशियल आइडिया है, हम उसको एक मैच्योर कॉन्सेप्ट तक लेके जाएं ताकि वो प्रोसेस हो पाए। द लास्ट इज़ नर्चरिंग, कि हमने आइडिया सोच लिया, उसको एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लिया, अब उसको क्या करना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू वेरियस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज। नाउ इज़ टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन, के आइडिया जनरेशन की एक्चुअली टेक्निक्स क्या हैं। तो पहला है माइंड मैपिंग, कि हमें सोचना है चीज़ों को, कि हमें किस सेंट्रल थीम के अराउंड जो भी इनोवेट करना है उसका सेंट्रल थीम क्या होगा, हम उसको पहले राइट डाउन करेंगे। ठीक है। दूसरा है रिवर्स थिंकिंग, हम इसमें ना बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम बिल्कुल प्रॉब्लम से ऑपोजिट सोचेंगे। तीसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये बेसिकली एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप टेक्निक है। इसमें हम जो ग्रुप में करते हैं ये चीज़ें, कि हम लिस्ट ऑफ आइडियाज़ बनाते हैं, गैदर करते हैं टू फाइंड अ कंक्लूजन फॉर वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम। उसके बाद है स्कैम्पर बेसिकली 7 टेक्निक्स का एक्रोनिम है, जिसकी हेल्प से हम इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करते हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसका पहला एस वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट, कि इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रोसेस के पार्ट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या विदाउट अफेक्टिंग दी प्रोसेस एज अ होल। दूसरा है कंबाइन, कि इसमें हम देखते हैं कि हम कोई 2 प्रोसेस को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोसेस बना पाएंगे क्या। तीसरा है अडेप्ट, दिस इज रिलेटेड टू थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। द फोर्थ वन इज मॉडिफाई, कि इसमें हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको हम मॉडिफाई करके क्या नया बना सकते हैं। फिर है पुट टू अनदर यूज़, कि जो प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं उसको कंपनी में कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं क्या। ई फॉर एलिमिनेट के हम इसमें देखते हैं कि कौन से पार्ट को प्रोसेस के हम एंटायरली एलिमिनेट कर सकते हैं। आर इज़ फॉर रिवर्स, इन दिस हम सोचते हैं कि कोई भी प्रोसेस है अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन इज़ रोल प्लेइंग, कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना वो अपना अलग अलग रोल लेते हैं।
जो उनका यूजुअल रोल होता है वो उससे हट के कोई रोल लेते हैं, एंड इट ऑल्सो एड्स एन एलिमेंट ऑफ फन, के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं एक उसमें फन एलिमेंट ऐड होता है. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ द 5 Ws. These include who, what, where, when and why. Answering to all these Ws, we can achieve a view of the topic under discussion. कि जो अभी हम सोच रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इन 5 Ws की हेल्प से, इनको सोचने से हमें उसका सोल्यूशन मिलता है. और किसी भी सॉल्यूशन को इफ़ेक्टिवली ओवरकम करने के लिए, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम इफ़ेक्टिवली ओवरकम करेंगे विद दीज सॉल्यूशंस. द नेक्स्ट वन इज सिनेटिक्स. इस टेक्निक में हम, दिस टेक्निक इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनालॉजी, कि हम चीज़ें लेते हैं, उनको अपार्ट प्लेस करते हैं एंड देन वी पुट इट बैक टुगेदर. जिसकी वजह से क्या होती है, एक हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलती है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, काम हो कैसे रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल टॉक अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती क्या है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेसिकली एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है विच अलाउज द बायर टू बिगिन अ बिजनेस. कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. फ्रेंचाइजी से डिफरेंटली जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है ना, इसमें जो बायर और सेलर होता है, उनके बीच में जो सेलर होता है ना, उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता किसी भी बिजनेस के ऊपर. इन मोस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स, जो अगर एक बार ट्रेड हो गया तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द सेलर एंड द बायर वो लंबा नहीं चलती है. कि एक बार ट्रेड हो गया और बिजनेस हमारा हो गया. द नेक्स्ट वन इज कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, फ्रेंचाइजी से थोड़ा कम सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमें क्या फ़ायदा होता है इसमें कि हमें फ्रीडम मिलती है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कि एक गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. पहला है स्केलेबिलिटी. कि हम वो बिज़नेस देखेंगे या फिर हम वो बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे जिसकी स्केलेबिलिटी हाई हो, मतलब जो अच्छा फास्ट ग्रो करे, हम वो बिज़नेस लेंगे. दूसरा है क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. कि हम देखेंगे कि जो हम बिज़नेस ले रहे हैं, जो हम बिज़नेस ऑन कर रहे हैं, ख़रीदने वाले हैं, वो बाद में सेल हो पाएगा या हम उसको लाइसेंस करा पाएंगे या नहीं. द नेक्स्ट वन इज़ पैशन. कि हम जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, हम उसके लिए कितने पैशनेट हैं, हम उसको कितना पैशनेटली रन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने बिज़नेस ले लिया, हमने स्टार्टिंग में उसको अच्छे से हैंडल किया, बट एट द लास्ट वी लॉस्ट आवर पैशन. कि हम उसको अच्छे से इफेक्टिवली रन ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस बिज़नेस को रन करने का पैशन ही नहीं है. द नेक्स्ट इज़ लो स्टार्टअप कॉस्ट. कि अगर हम कोई भी नया बिज़नेस लेते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो कम हो, जिसकी वजह से जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ अच्छी हो पाए बाद में. फिर है जो स्पेसिफिक मार्केट. कि हम बिज़नेस लेने से पहले हम देखते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में वो क्या स्टैंड होल्ड करता है. ठीक है, ताकि वो आगे जाके कितना ग्रो करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर कितना एफिशिएंटली करेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स. कि हमें ना कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लेने से पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे कनेक्शंस कितने हैं, या फिर हमें कनेक्शंस बिल्डअप करने पड़ते हैं ताकि जो हमारा बिज़नेस है वो अच्छे से रन कर पाए और उसकी ग्रोथ हो. तो अब हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कि मार्केट में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए गुड है या बैड है, या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम द फर्स्ट वन इज़ द एनालिसिस ऑफ द इंटरनल डिमांड. कि जो हम बिज़नेस ले रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, उसकी इंटरनल डिमांड, वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी डिमांड बढ़े. दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स. कि जो भी हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी टेकअप कर रहे हैं उसकी जो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए वो कितने मार्केट में अवेलेबल हैं, कितने ईजिली अवेलेबल हैं. क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है या फिर जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे ही वो रिलाय करता है कि हम कितने रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, या फिर हम आगे उसको कितना बढ़ा पाएंगे. द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल असिस्टेंस. कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें बहुत सारी एक्सटर्नल असिस्टेंस चाहिए होती है,
जैसे कि हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, सप्लायर्स कितने हैं हमारे, कौन कौन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे पास कितने इन्वेस्टर्स हैं, या फिर हम उसको कहाँ कहाँ दे पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो भी हम बिज़नेस ले रहे हैं हमें उसकी कितनी नॉलेज है, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसे पता होना चाहिए कि वो किस टाइप की इंडस्ट्री से डील कर रहा है और कहाँ पे लगाने से उसे फ़ायदा होगा। कि ऐसा नहीं है कि उसने एक जगह पे लगा लिया जहाँ पर उसको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसको वैसे एरियाज़ चूज़ करने हैं जहाँ पर वो सेटअप करे वो इंडस्ट्री, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। फिर है इंटरनल सोर्सेज, कि जो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ रिस्क इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कि कोई भी बिजनेस हम ले रहे हैं उसमें ऑब्वियसली रिस्क तो होगा, बट हम देखते हैं कि रिस्क का फैक्टर हमारा कितना है। कि उसको एंटरप्रेन्योर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेने से पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना रिस्क इस बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो कितना आगे जाके बढ़ सकता है या कम हो सकता है। अगला है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये एनालाइज करना होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को टेकअप करने से पहले कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस की वो कितना प्रॉफिट गेन कर रही हैं, कितना मार्केट वैल्यू है उनके प्रोडक्ट्स का, और उनके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। वो जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उसको एनालाइज करना और बाद में देखना कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। फिर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल्स फॉर एन एंटरप्रेन्योर, कि क्या मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। उसको रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, उसमें एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि जो अपना बिजनेस है उसको रन कर पाए। वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज़ को बाय क्रिएटिंग अ सेफ एंड अ सिक्योर इन्वायरमेंट, कि अगर वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ है, सिक्योर है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनका काम करने की कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी अगर जो उनका इन्वायरमेंट होगा सेफ़ होगा। तो उसके बाद वो सिंक्रोनाइज कर सके इंडस्ट्रीज़ के रिलेशंस। बाकी वो ये देख सके कि जो प्राइमरी गोल्स हैं उसके वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं जो उसने ऑर्गेनाइजेशन लिया है। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू बूस्ट मोरल एंड हेल्प टू अपग्रेड दी स्किल्स, कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो उनको अपग्रेड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके बाद किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये नॉलेज होनी चाहिए और वो उस नॉलेज को प्रोवाइड या एक्सपर्टीज़ कर सके जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो। उसके बाद ही कैन ऑल्सो रेगुलेट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कि उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो उसको रेगुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब है द मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर होती हैं किसी के लिए। पहला है टाइम मैनेजमेंट, कि जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको अच्छे से टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि कम अमाउंट में वो अच्छे प्रोडक्ट्स दे पाए जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। दूसरा है बिजनेस प्लानिंग, कि अगर तुम कोई बिज़नेस ले रहे हो तो एंटरप्रेन्योर को एक बिज़नेस प्लान डेवलप करना आना चाहिए। तीसरा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कि अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं हम उसमें एम्प्लॉयज़ रखेंगे तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को ये देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे उनको मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए। अगला है कस्टमर मैनेजमेंट, कि ये तो है नहीं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया आगे सेल नहीं होगा, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर की रिलेशनशिप है वो कैसी है, कि एक लॉयल्टी बिल्डअप हो रही है या नहीं हो रही है जिसकी वजह से उसका बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट, कि उसको ना सेल्स की एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं वो ओवरकम कर पाए, कि जो सेल है वो अच्छे से हो जाए। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि अगर आपको देखना पड़ता है फाइनेंसेस भी देखने पड़ते हैं क्योंकि मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट इन अ बिजनेस, तो यू हैव टू प्लान ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। द नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस मैनेजमेंट, कि किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग या परचेजिंग इन सब का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए।
द नेक्स्ट वन इज़ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें हम इनपुट्स देके कोई भी एक आउटपुट क्रिएट करते हैं। जो कोर होता है ना वैल्यू क्रिएशन का, वो बेसिकली होता है इकोनॉमिक एक्सचेंज। जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वैल्यू क्रिएशन के, वो फोकस करते हैं कितना आउटपुट आ रहा है और कितना प्राइसिंग है उसका। द वैल्यू क्रिएशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस दैट इंक्रीज द वर्थ ऑफ गुड्स। गुड्स की वर्थ बढ़ाएं, सर्विसेज बढ़ाएं और बिजनेस को एक्सपैंड करें। जितने भी बिजनेस ऑपरेटर्स हैं दे नाउ फोकस ऑन द वैल्यू क्रिएशन, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो कस्टमर्स हैं उनको एक बेटर प्रोडक्ट मिल पाए, उनको सर्विसेज अच्छी मिलें, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स हैं बिजनेस के उनको प्रॉफिट हो और जो ओवरऑल बिजनेस है वो एक्सपैंड करे। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू क्रिएशन के बारे में। बेसिकली वैल्यू क्रिएशन क्यों ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को मतलब ग्रैस्प करती है, डिज़ाइन को, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स के सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो वैल्यू क्रिएशन है इट क्रिएट्स दी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है, स्ट्रैटेजी है या फिर बिजनेस मॉडल है, उन सबको अकाउंट में लेते हुए कि जो हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, कैपिटल्स यूज़ हो रहे हैं, उनके बीच में एक अच्छा इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डेवलप हो। इट ऑल्सो डिलीवर्स द स्टेक होल्डर्स थ्रू रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस। जो वैल्यू क्रिएशन है इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है, उसको रिटेन करती है एंड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है टू स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द वैल्यू क्रिएशन, कि हम इस वैल्यू क्रिएशन को मैनेज कैसे करें। हम वैल्यू क्रिएशन को मैनेज कर सकते हैं बाय टेकिंग कंट्रोल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट, कि जो हमारी ओवरऑल क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की या फिर जो सर्विसेज की, वो एक क्वालिटी मेंटेन रहे, उसका मैनेजमेंट हो, अच्छे से हो। दूसरा है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या फिर जो सर्विसेज की क्वालिटी है हम उसको मेंटेन करें, जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में अच्छा जाए। तीसरा है एबिलिटी टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड कीप टैलेंटेड पीपल, के वैल्यू क्रिएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। अगला है यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स, कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट ले रहे हैं या फिर उससे बिजनेस की वैल्यू कितनी इम्प्रूव हो रही है, ये आता है कॉर्पोरेट एसेट्स में। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल साउंडनेस। ऐसा ना हो कि जो हम एसेट्स लगा रहे हैं वो इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लगा रहे हैं, जो हम एसेट्स लगा रहे हैं, उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आए और कंपनी को बेनिफिट हो। ये आता है फाइनेंशियल साउंडनेस में। अगला है कैपेसिटी टू इनोवेट, कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो चले ही जा रहे हैं, हम उसमें कुछ इनोवेट नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट तब बेहतर बिकेगा अगर हम जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हम उसको कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहें, कुछ उसको बढ़ाते रहें कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ सके और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चले, या फिर उसका जो मार्केटिंग है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हो। नाउ दे आर द स्टेप्स टू क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल, कि हाउ कैन वी क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल। कैसा है, इसमें क्या होता है कि हमें पहले एक ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे पास कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं। हमें इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है, हमें कस्टमर्स की नीड्स को स्कैन करना होता है, उसके बाद हमें कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अगला है जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, कि हमने सब कुछ देख लिया कि हम ये मार्केट में ये चीज़ें बेहतर बिक रही हैं या फिर कस्टमर्स इसको लाइक कर रहे हैं, फिर हम उसके बेसिस पे एक आइडिया जनरेट करेंगे जो कि हमारा बिजनेस का कोर आइडिया होगा। अगला है फिजिबिलिटी स्टडी, कि हम देखेंगे कि जो हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं बिजनेस के लिए वो कितना फिजिबल है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो कितना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और टेक्निकली वायबल है या फिर नहीं है।
द नेक्स्ट वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए एक बिजनेस प्लान की नीड होती है। जो बिजनेस प्लान है वो अच्छा होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज़ लॉन्चिंग दी एंटरप्राइज। कि किसी भी एंटरप्राइज को जब हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिनको हमें फिल करना पड़ता है। जैसे कि हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ती है, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो एंटरप्राइज है अब उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू ग्रो एन एंटरप्राइज। कि हमने एंटरप्राइज बना लिया, खड़ा कर लिया, हम उसको ग्रो कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। पहला है हायर द राइट पीपल। कि यू शुड ऑलवेज हायर द हार्ड वर्किंग एंड द स्किल्ड एम्प्लॉयज़। हमेशा उन एम्प्लॉयज़ को हायर करो जो हार्ड वर्किंग हो एंड स्किल्ड हो, जिसकी वजह से जो आपका एंटरप्राइज है वो ग्रो करेगा। एंड वी शुड फोकस ऑन द स्टैब्लिश्ड रिवेन्यू रिसोर्सेज। कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं हम उस पर फोकस करें। द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस योर रिस्क। दैट रिस्क जो होता है वो बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो रिस्क फैक्टर है हम उसको रिड्यूस करें ताकि जो हमारा बिजनेस है, जो फिर हमारा एंटरप्राइज है, वो ग्रो करे। फिर है बी अडेप्टेबल। कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ शुरू किया है और हम कुछ उसमें जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब उससे हम जो अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो हमें अपने प्रोसेसेस को या फिर जो हम चीज़ें कर रहे हैं अपने वेज को थोड़ा सा मेंड करना पड़ेगा, और हमें अडेप्टेबल होना पड़ेगा चेंजेस के लिए, जिसकी वजह से कि जो जो मार्केट में है उस प्रोडक्ट का अच्छा रिस्पॉन्स आए। द नेक्स्ट इज़ बूस्ट योर कस्टमर सर्विस। कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, हम उसके लिए कस्टमर से रेगुलरली फीडबैक लें कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, हमें और क्या उसमें इनोवेट करना चाहिए। तो हमें अपने कस्टमर्स का रेगुलर फीडबैक लेना चाहिए टू ग्रो एन एंटरप्राइज। हमें जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए कि वो क्या बना रहे हैं या कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं क्या, या फिर जो उनका प्रोडक्ट है उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कि जब हम बिजनेस करते हैं हमें एक मार्जिन रखना होता है प्रॉफिट का, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि हम अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहें ताकि हम मार्केट में ग्रो कर पाएँ। द नेक्स्ट वन इज़ ऑलवेज थिंक अहेड। किसी भी बिजनेस के लिए हमें बहुत दूर की सोचनी पड़ती है। ठीक है, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम बहुत दूर की सोचते हैं, हमें कंपेयर करना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है फॉर द बेटर डील्स। तो हमें हमेशा एक कदम आगे सोच के चलना पड़ता है किसी भी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, उसे और ग्रो करने के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। पहला है कि हमारे जो डिसीजन है वो बहुत क्लियर और राइट होने चाहिए। कि हमें बहुत क्लियर और राइट डिसीजंस लेने हैं जिसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चल पाए, बीच में स्टक ना हो। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट। कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडरशिप कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कि अगर हम डिसीजंस राइट नहीं लेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे, उनको ध्यान नहीं रखेंगे, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना ग्रो नहीं करेगी। फिर है स्ट्रैटेजी फर्स्ट। कि किसी भी वर्क प्लेस पे जो हम वर्क ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जिसकी वजह से वी कैन डेवलप अ सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज बिजनेस यूनिट इन्वॉल्वमेंट। इन दिस the leader should also align to relevant initiatives to enable the seamless implementation and ensure the organization is not operating ineffectively. The next is holistic approach. कि जो कोई भी एंटरप्रेन्योर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसे ब्रॉडली सोचना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू थिंक ब्रॉडली विद अ होलिस्टिक अप्रोच। कि जो हमारे एक्शंस हैं वो उसकी रीडिज़ाइन में या फिर स्किल में या फिर जो वर्क प्लेस प्लान है उसमें कितने इफ़ेक्टिव हैं या नहीं हैं। द नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
कि जो ऑथोरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना होता है टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो मटेरियल है और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज़ करना होता है कि हम कम इनपुट देके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें किसी भी एंटरप्राइज से। दूसरा है, हमें जो वेस्टेजेस हैं रिसोर्सेज के वो कंट्रोल करने चाहिए। तीसरा है, डिलीवर फंक्शनैलिटी रेदर देन ओनरशिप। इसमें हम बेसिकली जो फंक्शनैलिटी होती है हम यूज़र को प्रोवाइड करें रेदर देन दी ओइंग दी प्रोडक्ट। उसके बाद है अडॉप्ट आ स्टीवर्डशिप रोल। हम इसमें ये देखते हैं कि जो कंपनी है उसके जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट में कैसा हो रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है और किन किन वेज से हो रहा है। फिर है एनकरेज सफिशिएंसी। इसमें वी एम एट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड इंसेंटिव्स दैट एनकरेज लेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो हम रिसोर्सेज जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें रिसोर्सेज का कम कंजम्पशन हो। अगला है इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन। It basically aims at delivering the value to the older stakeholders or including them into the value creation process. The next one is develop sustainable scale-up solutions. कि अपनी इंडस्ट्री को या फिर अपने एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए या स्केल अप करने के लिए हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस या टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं। तो हम उसको कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, कितना डेवलप कर पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एन स्ट्रैटेजी फॉर अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल. So that's all for today. We'll discuss the other units in the upcoming classes. Thank you everyone.